ब्राइट सोप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन करेंगे। एटम्स जिसका डिवीजन हो सकता है ये अब तक हम जान चुके हैं, और उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन से याद कर लो, जैसे कि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। और इसी को यूज करके एटम्स मतलब एलिमेंट्स को पहचानना है, तो कुछ डेफिनेशन हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि 118 एलिमेंट्स नॉन एलिमेंट्स है, तो उसको कैसे पहचानेंगे। उसके लिए हमें एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की डेफिनेशन याद कर लेनी होगी। एटॉमिक नंबर किसको बोले, तो एटम्स में प्रोटॉन होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नोन एज एटॉमिक नंबर, और उसको जेड से बताया जाता है। दूसरी बात, ये भी स्टेटमेंट याद रख लो, एटम्स पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है? क्योंकि एटम्स में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है, उतने ही नंबर के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के चार्ज 0 हो जाता है, और इसीलिए एटम्स न्यूट्रल होते हैं। तो उतने स्टेटमेंट आपको पहले याद कर लेने होंगे। डेफिनेशन आपके सामने आएगी। एटॉमिक नंबर क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर कैसे लिखा जाएगा? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। सिंबल भी आपको याद कर लेना होगा। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। अब न्यूट्रल होता है एटम्स, क्यों? एटम्स ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स outside the nucleus is equal to the number of positively charged particle inside the nucleus। तो इसलिए एटम्स न्यूट्रल होते हैं। दो डेफिनेशन जिसका मतलब तो सेम ही रहेगा, एक न्यूक्लियॉन्स आएगा और दूसरा मास नंबर। तो मास नंबर किसको बोलेंगे वो पहले याद कर लेते हैं। न्यूक्लियन से भी मास नंबर ही समझ में आएगा। कोई भी एटम्स ले लो, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर, इज डिनोटेड बाय, मास नंबर का सिंबल है ए। मास नंबर की बात करेंगे तो ए ढूंढना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेड प्लस एन, मतलब मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो याद कर लो न्यूट्रॉन कैसे ढूंढा जाएगा, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर। तो इतना पहले याद कर लेते हैं। और मास नंबर होल वैल्यू होती है, फ्रैक्शन में नहीं होता। फ्रैक्शन में एटॉमिक मास होता है। तो ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है वो हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो पहले तो मास नंबर की डेफिनेशन याद कर लो। मास नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। सिंबल क्या रहेगा, सिंबल रहेगा इट इज डिनोटेड बाय ए। चलो अब मुझे ए ढूंढना है, तो क्या करना पड़ेगा, जेड प्लस एन, जहां पे एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देख सकते हो एन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और स्टेटमेंट आपके सामने आएगा मास नंबर इज अ होल नंबर्स। चलो अब बात हो रही है न्यूक्लियॉन्स की, तो न्यूक्लियॉन्स किसको बोलेंगे, तो याद कर लो एक एलिमेंट्स ले लो। एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, उसको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोला जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जिसको हम बोलेंगे मास नंबर। डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस।
are collectively known as nucleons. The total number of nucleons is termed as mass number of the atom. तो इसको मास नंबर बोलेंगे। मास नंबर फिर से बोल रहा हूं, वॉल वैल्यूज होती है पर एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आएगा, तो एन एटॉमिक मास इज फ्रैक्शनल वैल्यू, तो उसका रीजन हम जान चुके। अब बात हो रही है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमारे पास अभी 118 एलिमेंट्स नॉन है, तो उसको हम कैसे सिंबलाइज करेंगे? तो कोई भी एलिमेंट्स के लिए हम एक्स लिख देंगे और इसके नीचे इस साइड पे जेड लिखा जाएगा, जो क्या होगा एटॉमिक नंबर, और इस साइड पे लिखा जाएगा ए, जो होगा मास नंबर। दूसरा तरीका भी है, एक्स लिखेंगे, यहाँ पे जेड लिख देंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे, तो इस साइड आपको क्या आ जाएगा चार्ज आ जाएगा। इस साइड क्या लिखेंगे चार्ज लिख देंगे, तो ये भी उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सपोज मुझे कोई एग्जांपल देना है आपको, ऐसे Na1123 और चार्ज उसका प्लस लिख देते हैं, तो क्या होगा 11 जेड, जेड क्या है 11 है, ए क्या है 23 है। तो यहाँ पे आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पहले तो डिसाइड करो, अब तक जो पढ़ चुके हो इसका मतलब है कि जेड एटॉमिक नंबर है और इतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो Na सिंबल किसका है सोडियम का है, जिसमें प्रोटॉन कितने मिलेंगे 11 मिलेंगे। और हमें बोला था अगर कोई चार्ज नहीं है तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन रहेंगे, और आपको चार्ज पॉजिटिव मिले तो जितने प्रोटॉन है उसमें से नंबर ऑफ चार्ज माइनस कर लो, उतना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। नेगेटिव चार्ज हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में चार्ज ऐड कर लो, उतने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स का है और आयंस का भी है। आयन को ऐसे सिंबलाइज किया जाता है, एलिमेंट्स को ऐसे सिंबलाइज किया जाएगा। तो देख सकते हो, चलो एक्स एलिमेंट्स है, एक्स इंडिकेट्स एलिमेंट, फिर से जेड इंडिकेट्स एटॉमिक नंबर, ए इंडिकेट्स मास नंबर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइसोटोप्स किसको बोलेंगे? तो सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सिंबल एक ही है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर तीनों में सिमिलर है, मास नंबर अलग अलग है। तो ऐसे एलिमेंट्स को एक दूसरे का आइसोटोप्स बोला जाएगा। तो आइसोटोप की डेफिनेशन ही हो गई एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, तो उसको क्या बोला जाएगा आइसोटोप बोला जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं, चलो इसमें प्रोटॉन काउंट कर लो तो सब में 1 1 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये दोनों का माइनस करो, ये दोनों का माइनस करो, ये दोनों का माइनस करो, तो प्रोटॉन सिमिलर हो और न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, तो ऐसी स्पीसीज जिसको एक दूसरे का आइसोटॉप्स बोला जाएगा। आइसोटॉप की डेफिनेशन आपके सामने आएगी, आपको याद रख लेना होगा। क्या बोल दिया? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, तो ऐसी स्पीसीज को एक दूसरे का आइसोटॉप्स बोला जाएगा।
अब बात हो रही है भाई ए जो है उसको प्रोटियम बोला जाता है, ये सिंबल है उसको ड्यूटेरियम बोला जाता है, और ये सिंबल है उसको ट्रिटियम बोला जाएगा। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप मिलेंगे आपको, नाम क्या होगा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। परसेंटेज एब्यूडेंट रेशियो ऑफ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो परसेंटेज भी याद कर लो। प्रोटियम जो है वो आपको 99.985% मिलेगा, ड्यूटेरियम में जस्ट 0.015% मिलेगा, और ट्रिटियम 7 × 10⁻16% मिलेगा। परसेंटेज भी आपके सामने आ जाएगा, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के परसेंटेज। तो बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, चलो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर है, वो तो आपको समझ में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन सेम, इसका मतलब है कि ये सभी स्पीसीज का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होना मतलब यह है कि भाई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगी। अब क्वेश्चन ये आएगा, पूरा स्टेटमेंट आपके सामने आएगा, स्टेप वाइज आपको याद रख लेना है। ट्रिटियम वो बहुत कम अमाउंट में से ट्रेस अमाउंट है, ना होने के बराबर है। इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन का रेशियो पूरे पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स का देख लो। तो ये जो ट्रिटियम है उसमें n/p का रेशियो 2 आ रहा है, और n/p का रेशियो 2 आना सभी एलिमेंट्स में ट्रिटियम का n/p का रेशियो मैक्सिमम है। और जितना n/p का रेशियो ज्यादा होता है वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, उसका डिकम्पोजिशन होके रेडिएशन होता है, और इसी ट्रिटियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो अपने में से रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से उसका परसेंटेज एटमॉस्फेयर में बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आपके सामने पहले डेफिनेशन आएगी, याद कर लो डेफिनेशन। आइसोटॉप्स, isotopes are the atoms of the same element with same atomic number and different mass numbers और atomic mass। उसी को दूसरे तरीके से भी लिखा जाएगा, atoms of the same element with the same protons but different number of neutrons in the nucleus are known as isotopes। isotopes की बात हो रही है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, तो स्टेटमेंट मैंने बोल दिया था क्या है, आइसोटॉप्स में डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब बात आ रही है आइसोटॉप्स के एग्जाम्पल भी आएंगे आपके सामने। एग्जाम्पल, तो मैंने 3 एग्जाम्पल बोल दिए थे। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कितने होंगे? 3 होंगे। कौन से याद करते जाओ। चलो, हाइड्रोजन हैज 3 इंपोर्टेंट आइसोटॉप्स। कौन से मिलेंगे? तो 1 इज अ प्रोटियम, जिसको नॉर्मल हाइड्रोजन भी बोला जाएगा। सेकंड क्या था? तो ड्यूटेरियम, जिसको हैवी हाइड्रोजन भी बोला जाएगा। थर्ड क्या था? ट्रिटियम, जिसको रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन भी बोला जाएगा। अब आप ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है उसका सिंबल लिख के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे आपके सामने सिंबल आ जाएंगे, आप खुद भी उसको अपने से कर सकते हो। आइसोटॉप्स, एटॉमिक नंबर ढूंढना है, मास नंबर ढूंढना है, इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, प्रोटॉन ढूंढना है, न्यूट्रॉन ढूंढना है, और n/p रेशियो ढूंढना है। तीनों यहाँ पे लिख के आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही क्लिक में आपके सामने सभी वैल्यूज आ जाएगी, देख सकते हो।
अभी मैंने स्टेटमेंट बोला था किसका सबसे हाईएस्ट एन अपन पी रेशियो है, तो द हाईएस्ट एन पी रेशियो ऑफ द ऑल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज 2, एंड फॉर ट्रिटियम आइसोटोप के लिए एन अपॉन पी रेशियो सबसे ज्यादा है। परसेंटेज की बात हो रही है, ये भी याद कर लो, दूसरे का परसेंटेज और लास्ट वन का परसेंटेज। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आएगा क्योंकि उसका परसेंटेज ट्रिटियम बहुत कम अमाउंट में होने का रीजन आप जान चुके हो, और इसको मेजर किया जाता है T1/2 वैल्यूज, उसको हाफ लाइफ पीरियड भी बोला जाएगा। ट्रिटियम का T1/2 की वैल्यू 12.33 ईयर्स है। T1/2 क्या होता है 12th में पढ़ोगे। और आपको इतना समझना कि सपोज मैंने 1 मोल ट्रिटियम ले लिया, मतलब पार्टिकल्स है, तो धीरे धीरे, क्यों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है तो डिकम्पोज होता जाएगा, और जो 1 मोल है धीरे 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 उसका पार्टिकल कम होते जाएंगे, कन्वर्जन होता जाएगा। और ये 0.5 मोल होने के लिए, इसका कंसंट्रेशन आधा होने के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या बोलेंगे, T1/2 वैल्यू। T1/2 वैल्यू से किसी भी एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी भी डिसाइड हो सकती है, कौन लॉन्ग टाइम स्टेबल रहेगा और कौन डिकम्पोज होगा। तो ट्रिटियम, उसकी T1/2 वैल्यू कितनी है, 12.33 ईयर्स। हाइड्रोन किसको बोला जाएगा, देखो हमने तीनों आइसोटोप्स देख लिए, कौन से, नॉर्मल हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। सभी में से इलेक्ट्रॉन तो जा सकते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये P प्लस हो जाएगा, ये ड्यूटेरियम D प्लस हो जाएगा, ट्रिटियम T प्लस हो जाएगा। ये सभी को क्या बोला जाएगा, हाइड्रोन बोला जाएगा। हाइड्रोजन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, H प्लस बन रहा है जिसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम है, और उसको भी हाइड्रोन बोला जाना चाहिए। D प्लस को भी हाइड्रोन बोला जाना चाहिए और T प्लस को भी हाइड्रोन बोला जाना चाहिए, पर ये दोनों को हम हाइड्रोनियम आयन नहीं बोलेंगे। तो देख सकते हो स्टेटमेंट, हाइड्रोन is the general name of the cationic form of atomic hydrogen represented with the symbol H plus, उसको भी हाइड्रोन बोलेंगे। और किस किस को बोलेंगे, the term hydron includes the cations of hydrogen isotopes H plus, D plus and T plus, सभी को commonly हाइड्रोन बोला जाए। देखो और एग्जांपल भी हमारे सामने आएंगे, जैसे कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कौन से, तो C12, C13 एंड C14। तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर सकते हो। व्हाट आर द मेन आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, मैंने नाम बोल दिया, आपके सामने सिंबल आ जाएगा विथ ZANN की वैल्यू। ऐसे ही आपके सामने क्लोरीन के आइसोटॉप्स आएंगे, फर्स्ट चैप्टर में उसके न्यूमेरिकल्स आते थे। क्लोरीन के आइसोटॉप्स कौन से होंगे, तो क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 देख सकते हो। आइसोबार किसको बोलेंगे, तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, किसका, आइसोबार्स का। हेलो, चलो आइसोबार्स, तो यहाँ पे आप ले लेते हो नाइट्रोजन, तो जिसका मास नंबर है 14, एटॉमिक नंबर है 7। दूसरा ले लेते हैं कार्बन, मास नंबर है 14, एटॉमिक नंबर है 7। तो ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, सोच लो। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। ऐसी स्पीसीज को एक दूसरे का आइसोबार बोला जाएगा। सेम में आर्गन 18,
पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20, ये सभी का मास नंबर 14 वाला एलिमेंट्स मिल सकता है। तो तीनों को एक दूसरों का क्या बोला जाएगा, आइसोबार बोला जाएगा। डेफिनेशन सिंपली आपके सामने आ जाएगी। Isobar are the atoms of different elements with same mass number and different atomic numbers। जैसे कि एग्जांपल है आपके सामने, देख सकते हो। चलो अब आइसोबार के बारे में हम जान चुके हैं, कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन सिंबल रेस्पेक्टिवली। तो आपको आता है प्रोटॉन कितने होते हैं, तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन है 35 मिलेंगे। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन 35 मिल जाएगा। न्यूट्रॉन, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, 45 न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। आंसर आपके सामने आ जाएगा, देख सकते हो। आंसर 2 रहेगा। कैलकुलेशन ऐसे किया जा सकता है। सेकंड, the number of electrons, protons and neutrons in a species are 18, 16 and 16 respectively. Assign proper symbol of the species। अब स्पीसीज का सिंबल हमें लिखना है, तो हम जानते हैं कि क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स लिखते, जेड लिखते और ए लिखते। तो ए जेड एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर है, और इसके ऊपर से सिंबल मिल जाएगा। आप देख सकते हो प्रोटॉन्स कितने हैं, 16 है, और 16 एटॉमिक नंबर वाले स्पीसीज है सल्फर। अब हो रहा है क्या बात, न्यूट्रॉन भी 16 है, तो टोटल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज 32। तो दिस इज मास नंबर, तो मास नंबर आपको मिल रहा है 32। इलेक्ट्रॉन देखो 18 है, तो जितने प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो आपको 2 मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आंसर माइनस में आएगा, तो इसका चार्ज है -2। और ये स्पीसीज जिसको हम बोलेंगे सल्फाइड आयन, तो आपको मिल जाएगा आंसर। चलो देख सकते हो कैलकुलेशन। सल्फाइड आयन आपको मिल जाएगा। डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम्स। तो यहाँ पे अब पॉइंट चेंज हो रहा है। हमने आगे देखा था जे थॉमसन का एटॉमिक्स मॉडल, रुथरफोर्ड का एटॉमिक्स मॉडल देखा था। रुथरफोर्ड के एटॉमिक्स मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्यों भाई, तो कुछ लिमिटेशन थी। और इस दौरान कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे, कौन से, तो जैसे वेव्स, रेडिएशन, लाइट्स, उसको, ये लाइट्स को कोई भी सब्सटेंस पे इंटरएक्ट करवाया गया। और इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन करवाया गया। जैसे आप कोई भी ट्यूबलाइट ले लो, बल्ब ले लो, तो बल्ब में से रेज प्रोड्यूस होते, तो बेसिकली ये सब्सटेंस मतलब मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन। तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन करवाए गए, तो इसमें से एटम्स के बारे में जान सकते, ऐसा ऑब्जर्वेशन मिला। और यही ऑब्जर्वेशन, उसका जो रिजल्ट था, उसी का यूज नील बोहर्स ने कर लिया और उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर दे दिया। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट आपके सामने आएंगे कि भाई एटम का स्ट्रक्चर बोर ने कैसे डेवलप कर लिया, देख सकते हो। Result observed from the studies of interaction of radiations with matter have given immense information regarding the structure of atoms and molecules। और ये जो ऑब्जर्वेशन था, उसका जो रिजल्ट था, उसका यूज किसने कर लिया, नील्स बोहर
utilize this result to improve upon the model proposed by रुथरफोर्ड। तो रुथरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें बोहर ने इंप्रूवमेंट कर लिया। उसने किसका यूज कर लिया? तो रेडिएशन और मैटर उसके बीच में इंटरेक्शन करवा के जो ऑब्जर्वेशन मिला था उसके रिजल्ट का उसने यूज कर लिया। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, देख सकते हो। What developments played a major role in the formation of the atomic model of Bohr? इंपॉर्टेंट रोल दो इंपॉर्टेंट फैक्टर ने कर लिए थे। कौन से? एक तो जो वेव्स की बात कर रहे उसका ड्यूअल नेचर एक्सेप्ट कर लिया गया था। दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट, ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट हुए उसका ऑब्जर्वेशन कर लिया और एटॉमिक स्पेक्ट्रा का भी ऑब्जर्वेशन कर लिया और इसके ऊपर से बोर ने एटॉमिक मॉडल दे दिया। तो देख सकते हो आप, टू डेवलपमेंट्स मेन पॉइंट्स played a major role in the formulation of Bohr's model of an atom। कौन से थे? तो फर्स्ट मैंने बोल लिया था ड्यूअल कैरेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वही मेन पॉइंट है। दूसरा क्या होगा? एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर इन शॉर्ट ये दोनों एक्सपेरिमेंट, उसका ऑब्जर्वेशन और ये ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन मिला, जो रिजल्ट मिला, उसी रिजल्ट का बोहर ने यूज कर लिया और एटॉमिक मॉडल दिया। उस पहले तो हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और ये दोनों की स्टडी करने के बाद हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसका पोस्टुलेट पढ़ना पड़ेगा। तो अब ये हमारा पढ़ने का स्टेप वाइज पॉइंट्स है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो अर्लियर टाइम 19th सेंचुरी के पहले जो लाइट है, जो वेव्स है, अभी हम वेव्स एक्सेप्ट करके चलते हैं, तो उसको पार्टिकल नेचर बोला गया था। और इसके बाद मैक्स प्लांक ने सजेस्ट कर लिया कि कोई भी मूविंग चार्जेबल पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है और ये फील्ड ट्रांसमिट होता है वेव की तरफ। और इसके बाद लाइट जो हम नॉर्मली बोलते हैं उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला गया और उसको वेव नेचर है ऐसा एक्सेप्ट किया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई मैक्सवेल का सजेशन क्या था? व्हाट डिड मैक्सवेल सजेस्ट? तो ये आंसर भी है आपके सामने, पढ़ सकते हो। James Maxwell suggests that when electrically charged particle moves under acceleration, alternating electric and magnetic fields are produced and transmitted। और इसी को क्या बोला जाता है? These fields are transmitted in the form of wave called electromagnetic waves और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR अथवा तो EMW बोला जाता है। तो कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, हमने आगे सोचा अथवा तो रुथरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से जानते कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता। अब इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिकल फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और ये दोनों फील्ड क्या होंगे? ट्रांसमिट होगी। और ये जो ट्रांसमिट हो रहा है उसका जो फॉर्म है उसको वेव फॉर्म बोला जाता है। देख सकते हो भाई एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी होते हैं। व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आगे हमने कोई डेफिनेशन बोल ली जो फिर से आपके सामने आ रही है।
the alternating electric and magnetic field are transmitted in the form of wave called electromagnetic radiation अथवा तो electromagnetic waves. In short, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिकल फील्ड एक साथ परपेंडिकुलर एक दूसरे से कोई एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट होते रहते और यही को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाता है। देख सकते हो, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये आपको मिल रहा है वाई एक्सिस एंड एन जेड एक्सिस। अब ये जो जेड एक्सिस है उस पे एक प्लेन जा रहा है, सेम में वाई एक्सिस पे आपको एक प्लेन मिलेगा। देखो एक प्लेन एक्स एक्सिस की ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिकल फील्ड ट्रांसमिट होंगे, तो डायरेक्शन उसके कौन से एक्स एक्सिस पे है, यहां से यहां जाएंगे। और इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां पे जा रहा है, सपोज वाई एक्सिस पे जा रहा है। देख सकते हो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ट्रांसफर हो रहा है तो पूरी प्लेन होगा और ये वेव्स फॉर्म में ट्रांसमिट होंगे। कौन सा फील्ड है ये, इलेक्ट्रिकल। उसी से परपेंडिकुलर जेड एक्स रहेगा, उस पे आपको कौन सा मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ये देखो ये भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर और एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होते रहेंगे, तो इससे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएमआर अथवा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ईएमडब्ल्यू बोला जाएगा। EMR। चलो स्टेट सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अभी हमने मोटे मोटे डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सिंपल प्रॉपर्टीज, उसी को देखेंगे फिर से। Maxwell was the first person to reveal that light waves are associated with oscillating electric and magnetic characters। तो ये लाइट वेव्स जो जा रहे वो भी सेम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो मैक्सवेल ने बता दिया। और इसके कैरेक्टरिस्टिक सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वही क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। जो हमने अभी डिस्कस कर लिया वही बात है। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस by oscillating charge particles are perpendicular to each other and are also perpendicular to the propagation of waves। waves जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में ही कौन जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जाएगा रेडिएशन का। सपोज ये डायरेक्शन में वेव्स जा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में कौन जा सकता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जाएगा वेव्स फॉर्म में। और दूसरा उसी को एक डायरेक्शन और इसी को परपेंडिकुलर कौन सा फील्ड जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, पर उसका प्रोपागेशन की डायरेक्शन दोनों की सिमिलर रहेगी। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दूसरी बात देखो, साउंड वेव है तो वाटर वेव, उसको मीडियम चाहिए। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो किसी भी वैक्यूम में भी एक जगह से दूसरे जगह जा सकते, उसको मीडियम की जरूरत नहीं। तो सेकंड कैरेक्टर से अनलाइक साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स do not require medium and can move even in vacuum। उसको मीडियम की जरूरत नहीं, भाई वैक्यूम में भी वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। देखो आप रेनबो जानते हो, रेनबो क्यों प्रोड्यूस होता है, तो सिंपली लाइट को एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में पास करो, जैसे प्रिज्म में से पास कर लो, उसके वेवलेंथ के हिसाब से वो अलग अलग कलर में सेपरेट हो जाएंगे व्हाइट लाइट। तो वेवलेंथ क्या है वो तो हम देखेंगे।
कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेवलेंथ अथवा तो फ्रीक्वेंसी से एक दूसरे से डिफर होते हैं। देख सकते हो, there are many types of electromagnetic radiation which differ from one another in wavelength or frequency. This constitute what is called electromagnetic spectrum. देखो रेनबो देख लो तो अलग अलग कलर को क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो जो रेडिएशन है उसके फ्रीक्वेंसी अथवा तो वेवलेंथ अलग अलग है। तो जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो अलग पड़ता है, उसकी अरेंजमेंट है, उसी को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। जैसे देख सकते हो आप अलग अलग कलर से कलर हमें दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो लाइट प्रोड्यूस, जो वेव की फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी जो हमें दिखाई दे रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा, विजिबल स्पेक्ट्रम। और इसका वेव लेंथ अलग अलग होता है, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, तो इसको बोला जाएगा विजिबल स्पेक्ट्रम। वेवलेंथ इन नैनोमीटर, ये आपको वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखी हुई है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे।